नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। राजधानी दिल्ली में इस समय वाहनों से होने वाले यानी मोटर गाड़ी से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए जो सबसे बड़ा अभियान चल रहा है वो आपके पास भी उसके बारे में जानकारी पहुंची ही होगी। 1 जुलाई से दिल्ली में ऐसे डीजल वाहन जिनकी उम्र 10 वर्ष हो चुकी है, ऐसे पेट्रोल वाहन जिनकी उम्र 15 वर्ष हो चुकी है, उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। वैसे पहले से ये नियम है कि 10 साल के वाहन यहाँ सड़क पर नहीं चल सकते, उनको पहले ही फ़ाइन देकर या तो जब्त किया जाए। पहली बार तो फ़ाइन देकर छोड़ दिया जाएगा, दोबारा दिखेंगे तो उनको जब्त कर लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने काफ़ी पहले से ही जो गाड़ियाँ 9.5 वर्ष से ज़्यादा समय पार कर गए उनको फ़ाइन करना शुरू कर दिया था और इसके कारण काफ़ी गाड़ियाँ जो है घरों तक सिमट गई थी। तो मुझे उम्मीद है और जैसा लगता है कि 10 साल के डीजल और 15 साल के पेट्रोल वाहन कम निकलेंगे। पहले ही से ही इतना हड़कंप था, इतना लोगों में भय पैदा हो गया था कि लोग निकालने से बचने ही लगे थे। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बेच भी दी है क्योंकि दूसरे राज्यों में उन गाड़ियों को अभी मान्यता प्राप्त है, वो चलाए जा सकते हैं, इसलिए दूसरे राज्य के लोग उसको खरीद के भी ले गए हैं। और जब से ये नियम लागू हुआ तब से दिल्ली में बहुत बड़ा व्यापार सेकेंड हैंड गाड़ियों का हो गया था। यहाँ से पूरे देश में और वो गाड़ियाँ और बहुत सारे आपको दिल्ली में ड्राइवरों की भी इस कारण कमी हो गई थी क्योंकि ड्राइवरों को एक गाड़ी यहाँ से कहीं पहुँचाने के लिए मोटे पैसे मिल जाते थे। जो गाड़ी खरीद बेच के भेजना है वो एक बड़ा व्यापार था। भारी संख्या में ड्राइवर उसमें लगे थे, भारी संख्या में सेकेंड हैंड वाहन खरीदने बेचने वाले वाहन लगे थे, भारी संख्या में मैकेनिक उसको ठीक करने वाले, बहुत सारी चीज़ें उसके सर्टिफिकेट पॉल्यूशन का बनाने वाले। उस गाड़ी को ट्रांसफ़र करना है तो एनओसी देना, फिर उस गाड़ी का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनाना है दूसरे के। तो ये सारे एक पूरा एक तंत्र दिल्ली में विकसित हो गया है पिछले कई वर्षों में। अब इस समय का क्या सिचुएशन यह है कि ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली को घोषित कर दिया गया। अब कैसे घोषित हुआ, क्या हुआ, क्या इसकी कोई ठीक से जांच हुई है या जो घोषित हो गया उसको हमने मान लिया? घोषित करने वाली संस्थाएं कौन है, कौन घोषित करती है? हमारे देश में भी कई एनजीओ हैं जिनको सुनते होंगे, वो बता देती हैं कि सबसे ज़्यादा, जैसे साइंस फॉर इन्वायरमेंट एंड एक संस्था है, उसने कहा कि दिल्ली में 51% से ज़्यादा प्रदूषण वाहनों से होती है। कुछ साल पहले हमने देखा, कुछ आईआईटी ने शोध किया कि दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है वो है होटलों में जो तंदूर चूल्हे का इस्तेमाल होता है, वो फिर यहाँ के निर्माण कार्य जिससे धूल उड़ते हैं, ऐसे मिला के। तो ये सारी बातें होती हैं, उसमें थोड़े बहुत अंतर भी आते हैं। तो पॉल्यूशन हमारे लिए समस्या बढ़ाता है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है कि पॉल्यूशन से हम अनेक प्रकार की, शोर पॉल्यूशन से तो हम कितने तनाव में रहते हैं। वायु प्रदूषण हमारे शरीर में अनेक बीमारियां पैदा करती है, उस पर बात करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। आज के मानक में भारत अगर विश्व की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और दुनिया भर के पूंजी निवेशक से लेकर आध्यात्मिक शांति की अनुभूति करने वाले, योग करने वाले, यहाँ तक कि जिसको आजकल हेल्थ टूरिज्म कहते हैं, अपने स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आयुर्वेद की शरण में जाने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के तीर्थों को देखने के लिए, प्राकृतिक स्थलों को देखने के लिए। और भारत में यशोभूमि जैसा दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है ताकि दुनिया का विश्व स्तर का कन्वेंशन यहाँ हो। तो जाहिर है उसका वो दुनिया देखेगी कि दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल क्या है, उस मानक में ही जाना चाहिए हमको। तो उसकी दृष्टि से यहाँ पॉल्यूशन कम करना आवश्यक है। लेकिन यहाँ भी दो बातें हैं, आखिर पॉल्यूशन मापने का मानक क्या हो और क्या वाकई दिल्ली में 10 साल और 15 साल के जो वाहन हैं उन पर इसी तरह एक साथ नियम लागू होना चाहिए। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति, एक छोटा परिवार है, उसने एक गाड़ी खरीद लिया। अब वो गाड़ी खरीदा, वो कभी कभार उसका उपयोग करते हैं। अब कभी कभार उपयोग करते हैं, 10 साल में कई गाड़ियों को मैं जानता हूं कि 10 साल में 1 लाख किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चल पाई।
अगर प्रतिदिन औसत मिला लीजिए कि 30-40 किलोमीटर प्रतिदिन चला है, 30 किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर, तब भी 1200 महीना में हुआ। 1200 के हिसाब से ले तो मतलब करीब करीब 14,400 किलोमीटर 1200 महीना में हो गया। तो उसको आप जोड़ लीजिए 12 महीना में 1200 से 14,400 किलोमीटर चला पूरे साल में। ये कोई गाड़ी चलना हुआ? और 10 साल में कितना हो गया वो? तो ये मतलब 10 साल में, ये पूरा 10 वर्ष में 1,40,44,000 किलोमीटर वो गाड़ी चली। अब उस गाड़ी को आप उसी ढंग से पेट्रोल को भी आप जोड़ लेंगे तो इसके 1.5 गुना हो जाता है। अब आप बताइए, कोई भी गाड़ी उसके चलने की एक क्षमता निर्धारित होती है। अगर कोई गाड़ी प्रतिदिन कैब में चल रही है, उसका दूसरा वाणिज्यिक उपयोग है, व्यक्तिगत रूप से भी कुछ लोग काम करते हैं, उनकी गाड़ियां खूब चलती है, धुनी जाती है, तो दोनों को एक साथ कैसे तुलना किया जा सकेगा? कोई निम्न मध्यम वर्ग परिवार का आदमी बहुत कष्ट से एक गाड़ी परिवार के लिए खरीदा है और वो गाड़ी 5 साल 6 साल 7 साल का उसको किस्त चुका इंस्टॉलमेंट या किस्त देना है, वो किस्त उसकी पूरी हो जाती है तो राहत लेता है। अगर 7 वर्ष का किस्त है, 3 साल के बाद 9.5 वर्ष के बाद ही उस पर दबाव बढ़ जाता है कि गाड़ी मुझे छोड़ देनी है और दूसरी गाड़ी खरीदने की उसकी हैसियत नहीं बनी, फिर क्या होगा? उसके बाद वो फिर सड़क पर रहेगा। यही हालत आपके 15 साल वाली गाड़ी की भी हो सकती है। कुछ लोग अपने रिटायरमेंट के थोड़ा पहले गाड़ी खरीद पाते हैं, या कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी हो, किसी भी गाड़ी को उसके एज के आधार पर सबका मतलब टके सिर भाजी टके सिर खाजा की तरह व्यवहार हो जाएगा, या उस गाड़ी के हेल्थ सिचुएशन क्या है, उसकी फिटनेस स्थिति क्या है, इसके आधार पर फैसला होना चाहिए। जब एनजीटी ने फैसला दिया था दिल्ली में, वो फैसला मुझे काफ़ी पहले का फैसला है कि 10 साल डीजल वाहन 15 साल पेट्रोल वाहन पर बैन किया जाए, ये पॉल्यूशन पैदा करते हैं। तो उस समय हाहाकार मचा था और उस समय एनजीटी पर भी आरोप लग गया था। मुझे उसके बारे में ठीक पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग, कई मेरे वकील मित्र हैं, उन्होंने कहा कि भाई देश और दुनिया की मोटर लॉबी ने जानबूझ करके ये पीआईएल दायर कराया था वहाँ, और ऐसे ऐसे रिपोर्ट यहाँ के एनजीओ के माध्यम से, वर्ल्ड के एनजीओ के माध्यम से दिलवाए, जिससे लगा कि हम वाकई 10 साल और 15 साल के व्हीकल ख़त्म हो जाएंगे। अब जब आप ट्रैक्टर को आप कहेंगे कि 10 साल का हो गया, उसको घर में बंद कर दो, क्या कैसे चलेगा ये? किसी ने एक छोटे वाले जो ट्रक बोलते हैं, क्या उसको वो ख़रीदा हुआ है आदमी, कोई पिकअप वाहन खरीद करके मान ली अपना जीवन जी रहा है, तो वो भी एक वाणिज्यिक वाहनों पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट वाहन है उसके आधार पर, क्या केवल इसके आधार पर दे देना ये उचित है, न्याय संगत है? कभी इस पर विचार किया गया है कि उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जिनके बारे में ये फैसला हुआ है? पॉल्यूशन तो कंट्रोल करना है। अब आप पॉल्यूशन के बारे में देखिए, यूरोप पॉल्यूशन का मानक निर्धारित कर रहा है, दुनिया के स्तर पर वही मान्यता है। यूरो 1 1992 से शुरू हुआ, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6, यूरो 7। उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि आपने एक बार यूरो 1 जारी कर दिया कि ये मानक की गाड़ियां होंगी, वो चलेंगी, उनसे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं पैदा होगा, तो फिर यूरो 2 की क्यों आवश्यकता होगी? यूरो 2 आपने कर दिया तो यूरो 3 की आवश्यकता कहाँ होगी? यूरो 3 कर दिया तो यूरो 4 की आवश्यकता कहाँ होगी? और उनके तर्क हैं कि जैसे लोगों ने ज़्यादा यूज शुरू कर रहा, ज़्यादा हवाई जहाज़ चलना शुरू हुआ, ज़्यादा फैक्ट, तो उसके कारण हमको ये मानक बनाना पड़ता है। तो आप एक ही बार अगले 100 साल तक के 2 साल 4 साल में आकलन करके एक मानक क्यों नहीं निकालते हैं जिसके आधार पर लोग गाड़ी चलाएं? और भारत में उसी आधार पर बनते हुए BS4, BS5, BS6 इस समय, BS6 यूरो 6 के बराबर है, BS6 और यूरो 6 के बराबर है, वो गाड़ियाँ दिल्ली में आप चला सकते हैं। अब जिसकी गाड़ी BS4, BS5 है वो नहीं चल सकती, खत्म। क्या करें वो? तो आप कबाड़ में बेच दीजिए, तौल करके उसका सामान लेके चले जाएंगे वो। अब कबाड़ का सामान कहाँ जाता होगा, इसकी कल्पना करिए। तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी मिली भगत है? ये कौन लोग हैं इतनी बड़ी कि आखिर अगर वाहन स्क्रैप होंगे और नए वाहन लोग खरीदेंगे तो इससे सबसे ज़्यादा मुनाफा किसे होगा? मोटर वाहन कंपनियों को होगा। सरकार को टैक्स मिलेगा, टैक्स मिलना चाहिए, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, वो भी एक है कि ज़्यादा बिक्री होगी तो हमारी इकोनॉमी होगी, मोटर वाहन बिकेगा
तो आयरन की अधिक खुदाई होगी, स्टील ज़्यादा बनेगा, बहुत सारे उसमें टायर बनाने होंगे, टायर की फैक्ट्री ठीक से चलेगी, बहुत सारे ऐसे ही चीज़ों की चीज़ें चलेंगी बनेंगी, वो चलता रहेगा। तो लेकिन ये क्या इसके पीछे दुनिया की कोई बड़ी मोटर लॉबी है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। मैंने काफ़ी पहले संसद से एक बयान सुना था नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से, बहुत पहले, मेरे ख्याल से ये 2015-16 कभी ऐसा ही बयान होगा, कि जो भी वाहन 10 वर्ष पूरे कर गए हैं डीजल या 15 वर्ष, उनको एजेंसी में ले जाएंगे, एजेंसी उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देगी कि ये वाहन चलने लायक है, तो वो उस वाहन को चला सकते हैं। उसमें ये था कि हाँ, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप अपने वाहन को स्क्रैप करा दीजिए, यानी आप कबाड़ी को दे दीजिए, अगर आप और कंपनियां उनको गाड़ी खरीदने में छूट देगी। अब ये कहाँ से बयान आया, ये नियम कहाँ गया? क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम 2019 स्पष्ट कहता है कि 10 साल से ज़्यादा डीजल और 15 साल से ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी नहीं चलेगी, और ये स्पष्ट कहता है कि उसको स्क्रैप कराना पड़ेगा आपको। तो अब ये कहाँ गया है? अब इसमें अभी मैंने सुना कि अभी मोटर वाहन कंपनियों की कुछ मंत्रालय के साथ बैठक हुई, जिसमें कि मोटर वाहन कंपनियों ने लोगों को 10 साल का वाहन छोड़ने के बाद और स्क्रैप कराने का सर्टिफिकेट मिल गया तो उनको नए वाहन में छूट मिलेगी। वो किसी ने कहा कि हम 1.5% देंगे, किसी ने 2% कहा, किसी ने शायद 2.5% कहा, ऐसे ही अलग अलग कंपनियों ने घोषित किया है। एक कंपनी का नाम आ रहा था कि उसने 25,000 वाहनों पर छूट की घोषणा की। अब ये कोई ऊँट के मुँह में जीरा का फोड़न है। आप 1% 1.5% छूट दे देंगे, उससे कोई आम आदमी कैसे गाड़ी खरीद लेगा? अगर उसकी गाड़ी वाकई पॉल्यूशन, अगर उसकी गाड़ी फिटनेस में फेल हो जाती है तो उसको सड़क से उतारना चाहिए। लेकिन अगर फिटनेस में कोई गाड़ी पास हो रही है तो उसको एक ही नियम कैसे लागू हो सकता है? ये बहुत भयानक है। और दिल्ली में कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि इस समय दिल्ली सरकार, दिल्ली की नगर निगम, दिल्ली की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, एयर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, सब इसको पालन कराने में लगे हुए हैं। इतनी तगड़ी व्यवस्था है कि कोई वाहन पेट्रोल लेना तो छोड़िए, सड़क पर भी नहीं चल पाएगा अगर 10 साल 15 साल है। पहले से ही जब 9.5 साल का हो गया तो आप फाइन करने लगे तो चलेगा कहाँ? तो बहुत सारी गाड़ियाँ लोगों के घर में बंद है। और दूसरी ओर इसके परिणाम हुए कि जैसे ये नियम बने तो अन्य राज्यों ने इसको लागू, ये जैसे ही एनजीटी ने किया अन्य राज्यों ने लागू नहीं किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में थी, उसने लागू किया। उसकी आलोचना हुई, मैंने भी उसकी आलोचना की, और उसमें यह माना गया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार मोटर वाहन निर्माता लॉबी के साथ मिलकर इसको लागू करा रही है। एनजीटी के पीछे भी ये, जैसा मैंने कहा, ये था। अब आश्चर्य का विषय यह है कि इतने इस देश में एक्टिविस्ट हैं जो PIL डाल करते हैं छोटे छोटे चीज़ों पर, उन्होंने क्यों नहीं डाला? क्या इसके पीछे कारण यह है कि वो जितने PIL डायल वाले एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि उनके पास तो लोग पहुंचते हैं, उनके नाम है, क्या उनके पीछे भी मोटर वाहन लॉबी की निर्माता कंपनियों की भूमिका है, या क्या है इसके पीछे? ये भी देखने की आवश्यकता है। अब एयर पॉल्यूशन तो सवाल है कि हमारी आधुनिक जीवन प्रणाली की देन है ये, या तो हम इस जीवन प्रणाली को छोड़ें और छोड़ नहीं सकते हैं। तो जिसकी फिर इस जीवन प्रणाली में अगर रहते हैं तो बहुत चीज़ से पॉल्यूशन होती है। हमारे एक मित्र ने ध्यान दिलाया कि जो हवाई जहाज़ चलते हैं उसका पॉल्यूशन है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा कि इस समय जो पूरी प्रकृति में कार्बन उत्सर्जन है उसका 6% अकेले विमानों के कारण हो रहा है। और इसलिए बताया गया कि विमान को 1000 किलोमीटर से नीचे चलाया जाए कि उसमें तापमान कम होता है तो वहाँ पॉल्यूशन कम होता है। उनकी एक मानक बनाई गई है, और उसका जो ईंधन है वो माना जाता है कि वो उच्च स्तर का होता है, उससे पॉल्यूशन कम होता है। लेकिन 6% है तो वो भी अलग अलग चीज़ें इसमें पॉल्यूशन दे रही है। तो मेरा तर्क ये नहीं है कि दूसरा पॉल्यूशन दे देते हैं तो हम तीसरे को भी छूट दे सकते हैं, लेकिन मानक अगर बनाना है तो मानक में मानवीयता होना चाहिए, मनुष्यता भी होना चाहिए। पॉल्यूशन रुके, पॉल्यूशन घटे, प्रदूषण घटे, साथ ही साथ जो मनुष्यता का पालन हो कि भाई जिसकी हैसियत नहीं है उसके लिए वही नियम लागू नहीं है। वाणिज्यिक वाहनों पर
निजी वाहनों पर, दोनों में भेद हो। निजी वाहन में भी जो कम चल रहे हैं, जो ज़्यादा चल रहे हैं, उनके आधार पर फैसला हो। और ये मानक के बारे में पुनर्विचार हो कि ये बार बार ये मानक क्यों जल्दी जल्दी में बदलते जा रहे हैं कि हमने अभी BS4 गाड़ी खरीदा, नहीं अब BS5 आ गया, आप इसको कराइए, नहीं तो गाड़ी हटा दीजिए। BS5 लिया, BS6 आ गया, आप हटा दीजिए। ये एक प्रकार से जुल्म है ये। और मैं समझता हूँ कि इस समय की सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार भी, नागरिक उड्डयन विभाग भी इस पर पुनर्विचार करे और ये तय करे कि आखिर क्या किया जाए इसमें। 10 साल में सारी गाड़ियां पॉल्यूशन के मानक पर फेल कर जाएंगी, ये संभव नहीं है। 15 साल में सारी पेट्रोल गाड़ियां फेल कर जाएंगी, ये संभव नहीं है। ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि 70, 75, 80 साल में पूरे हिस्ट पुष्ट हैं लोग, 15-20 साल में ही बीमार पड़ जाते हैं। तो दोनों को एक जैसी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। ये कोई भी न्याय नहीं हुआ। न्याय का अर्थ यह है कि न्याय में विवेक हो, संतुलन हो, मानवीयता हो, तथ्यात्मक तथ्य हो, उसके पीछे आधार हो, एविडेंस हो, साक्ष्य हो, तब होना चाहिए। तो हमने जगह जगह प्रदूषण नियंत्रण विभाग के दुकानें खोल रखी हैं जो हमको नॉन पॉल्यूटेड गाड़ी का सर्टिफिकेट, व्हीकल का सर्टिफिकेट देते हैं। हम ले जाते हैं और नापते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, तो उनकी भी कुछ मान्यता रही होगी। अब अभी तो मैंने सुना है कि सारे पेट्रोल पंप पर ऐसे जो है कैमरे लगा दिए गए हैं जो रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे, उनके इतने मतलब तगड़े उनके लेंस है कि रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे कोई गाड़ी पुरानी तो नहीं है। अब आप जानते हैं कि ये दिल्ली में इतना बड़ा एक व्यवसाय हो गया पुरानी गाड़ियों का कि पूरा एक तंत्र यहाँ दिल्ली में विकसित हो गया इस बीच में। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में ये नियम लागू किया कि वो विकसित हो गया और लोगों का की गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ 9 साल हो गई, लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। थोड़े रेट भी मिल जाते थे बाहर, और उसके लिए एक पूरा व्यवसाय दिल्ली और पूरा NCR आसपास के शहरों में विकसित हो गया हुआ है। जो छोटे छोटे लोगों ने और पुरानी कार बिक्री के दुकानें खोल लिए हैं, उसमें उनको अच्छे कमीशन मिलने लगे हैं। मोल भाव करते हैं कि आपकी गाड़ी इतने में बिकवाएंगे, इतने पैसे मिल गए। एक बड़ी फौज खड़ी है। दिल्ली और NCR में ड्राइवरों की बड़ी आबादी है, जो ड्राइवर प्राइवेट और बाकी कंपनियों का काम छोड़कर यही काम करने लगे, क्योंकि इसमें एक गाड़ी खरीदा गया, उसको पहुंचाने का उनको पूरा पैसा मिलता है। वो काफ़ी मोटी कमाई करने लगे, फिर आए फिर दूसरी गाड़ी लेके जा रहे हैं। कुछ ड्राइवर एक्सपर्ट इसमें निकल गए, कोई पंजाब पहुंचाने वाला, कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचाने वाला, कोई बिहार पहुंचाने वाला, ऐसे एक्सपर्ट सब। कोई मध्य प्रदेश जाने का रास्ता इसको मालूम है, ये राजस्थान के दूरस्थ इलाकों में जाना मालूम है। और उस ड्राइवर की पूछ बढ़ने लगी, उसी को फ़ोन किया जाता था, कोई ग्राहक है कि तुम तो वहाँ गाड़ी ले जाते हो। ऐसे एक्सपर्ट विकसित हो गए। दिल्ली में NOC सर्टिफिकेट निकालने का एक तंत्र खड़ा हो गया। तो ये सारा तंत्र इसमें विकसित हो गया इसके कारण, और ये इसी को पूरा एक माफिया तंत्र जैसी स्थिति बनी इसकी दिल्ली में, और उसमें आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास का आदमी परेशान हुआ है। और पॉल्यूशन पर भी अलग अलग अध्ययन है। किसी ने वाहन को सबसे ज़्यादा माना है, कुछ अध्ययन दूसरी बातें भी बताते हैं, लेकिन वाहन का पॉल्यूशन होगा। एक तो पॉल्यूशन के बारे में जो दुनिया भर में ये वातावरण फैला हुआ है, उसको भी नए सिरे से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया के सबसे प्रदूषित घोषित किए गए दिल्ली के शहर में एक से एक स्वस्थ लोग हैं, एक से एक पहलवान है, एक से एक धावक हैं, यहाँ एक से एक खिलाड़ी हैं। नॉर्मल जीवन में भी बहुत सारे लोग 75-80 साल तक पूरी तरह स्वस्थ दिख रहे हैं। कुछ लोग कम उम्र में यहाँ बीमार पड़ रहे हैं, तो उनके पीछे पॉल्यूशन हो जाते थे। एक ही पॉल्यूशन एक आदमी को बीमार पड़ा रहा है, दूसरे को स्वस्थ कर रहा है। तो ये पॉल्यूशन का भी प्रभाव सब पर समान नहीं है। ये कोई ये ना मान ले कि पॉल्यूशन को मैं कहता हूँ चलने दो। जो पॉल्यूशन नियंत्रित होना चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन प्रणाली को हम पूरी तरह पॉल्यूशन से मुक्त कर देंगे। अगर ये संभव है तो आप गाड़ियाँ हटा लीजिए, अगर संभव नहीं है तो कितना न्यूनतम कर सकते हैं, कैसे लोगों को इसमें व्यवस्था हो। जो गाड़ियाँ आज के मानक पर भी पॉल्यूशन पैदा नहीं करते हैं, उनको उम्र के अनुसार स्क्रैपिंग कराने के लिए मजबूर न किया जाए, ये नियम जरूर बनने चाहिए। और जो लोग भी PIL दायर करने वाले हैं, उनको न्यायालय में ये मामला जरूर लेकर के जाना चाहिए। ये एक मानवीय और न्यायिक संघर्ष का विषय है, क्योंकि एक ही तराजू पर ईमानदार बेईमान, एक ही तराजू पर आप, एक ही पलड़े पर, तराजू तो छोड़ दिए, एक ही पलड़े पर आप नहीं तौल सकते सारी व्यवस्था को।
तो थोड़ा पलड़ा तराजू मूल्यांकन का तरीका बदला जाए और दिल्ली के लोगों को थोड़ी मुक्ति मिले और दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त कर दें और देश में वो गाड़ियाँ चलेंगी। अब आप सोचिए, कुछ समय बाद कहा जा रहा है कि अभी तो केवल दिल्ली में ये मानक लागू हुआ है, दिल्ली के आसपास गाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन सब शहरों में भी उसी प्रकार के कैमरे लग जाएंगे जो कि व्हीकल रिकॉग्निशन होगा और उसमें आपके गाड़ी के एज का पता चल जाएगा, वहाँ भी आपको तेल नहीं मिलेगा। ये है मतलब कड़ा फैसला। लगता है कि भैया प्रतिबद्धता है प्रशासन की, लेकिन प्रतिबद्धता का अर्थ जो है सबको, शेर और बकरी को एक ही घाट पर पानी पीने के लिए विवश कर दें ताकि शेर बकरी को खा जाए, ये कहाँ का न्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सोचिए, प्रतिक्रिया दीजिए और इसके बारे में भारत के संविधान कानून का ध्यान रखते हुए कोई अगर न्यायिक मार्ग निकल सकता है तो निकालने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि ये नियम सही है, हम सपोर्ट में हैं, तो वो भी आप बताइए और उस पर भी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।